आदाब नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरूनी मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि वजीर आजम ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का किया इफ्तिताह। कहा दिफा के शोबे में और पैदा होंगे रोजगार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तश्कील का लोकसभा में किया ऐलान। अमेरिकी सदर ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि उनके दौर में अमेरिकी अजमत आई वापस और न्यूजीलैंड ने पहले एक रोजा क्रिकेट मैच में भारत को दी शिकस्त। इन सब के अलावा आलमी और खेल की दुनिया की और भी होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का किया इफ्तिताह। कहा मेक इन इंडिया भारत को बनाएगा मजीद महफूज। दिफाई शोबे में पैदा होंगे मजीद रोजगार। दुनिया भर की 1000 से ज्यादा कंपनियां नुमाइश में शरीक। मरकजी काबीना ने राम मंदिर के लिए खुद मुख्तार ट्रस्ट को दी मंजूरी। वजीर आजम मोदी ने कहा ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक फैसलों के लिए होगा आजाद। जम्मू कश्मीर के लवाईपुरा में सिक्योरिटी दस्तों और दहशतगर्दों में तसादुम। 3 दहशतगर्द हलाक, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के मुजरिमों को अलग अलग फांसी देने की मरकज की अर्जी मुस्तरद की। तमाम मुलजिमीन को हफ्ते भर में कानूनी मुतबादिल अपनाने का दिया हुक्म। काबीना सेक्रेटरी ने कोरोना वायरस के सिलसिले में जारी इक़दाम का जायजा लेने के लिए की मीटिंग। चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। सभी को रखा जाएगा अलग थलग। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया की हार। श्रेयस अय्यर की सेंचुरी के बावजूद भारत नहीं जीत सका मैच। पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल का वनडे में डेब्यू। आइए नाज़रीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का इफ्तिताह किया। 2 साल में होने वाली दिफाई नुमाइश का ये 11वां एडिशन है। 70 से जायद ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि नुमाइश सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों के मुताबिक होगी। 5 से 9 फरवरी के दरमियान जारी रहने वाली इस नुमाइश में 1000 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने सामान की नुमाइश करेंगी। इस नुमाइश का मौजू है भारत एक उभरता हुआ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज। 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। नुमाइश में भारत की तरफ से DRDO देसी साख्त के फौजी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा। DRDO तमाम टेक्निकल ग्रुप के 500 से जायद मसनूआत की नुमाइश करेगा। इसमें अमेरिकी दिफाई कंपनी बोइंग की भी बड़ी हिस्सेदारी है। वजीर आजम ने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। वजीर आजम ने डिफेंस एक्सपो 2020 में अपने खिताब के दौरान कहा कि हर गुजरते दिन के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम भी दरपेश चैलेंजों की अक्कास है। जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां और अधिक गंभीर होती जा रही है। जैसे जैसे जिंदगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा की चुनौतियां भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। और इसलिए आज के इस डिफेंस एक्सपो की थीम भी आने वाली कल की चिंता और चुनौतियों से जुड़ी हुई है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो भारत की बढ़ती हुई ताकत की मिसाल है और ये दुनिया भर में एक काबिल एतमाद शराकतदार की शक्ल में भारत के तई मुकम्मल एतमाद को जाहिर करता है। डिफेंस एक्सपो भारत की विशालता, उसकी व्यापकता, उसकी विविधता और विश्व में उसकी विस्तृत भागीदारी का जीता जागता सबूत है। मैं इस बात का भी ये सबूत है
कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत एक सशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा है। ये एक्सपो सिर्फ डिफेंस से संबंधित उद्योग में ही नहीं बल्कि समग्र रूप से भारत के प्रति दुनिया के विश्वास को भी प्रकट करता है। रक्षा और इकोनॉमी जैसे विषयों की जानकारी रखने वाले जरूर इस बात को जानते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार ही नहीं है, भारत पूरे विश्व के लिए एक अपार अवसर भी है। वजीर-ए-आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए खुले दिल से काम कर रही है। मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के खातिर प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए आसानी पैदा करने की गरज से कई इक़दाम किए गए हैं, जिसमें भारतीय प्राइवेट कंपनियों के लिए मुफ्त में DRDO पेटेंट को ओपन करने का फैसला शामिल है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी बराबर की भागीदारी हो, साझेदारी हो। पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत समस्याएं आती थी। इसके लिए अब रास्ते खोले गए हैं और DRDO में भारतीय उद्योगों के लिए बिना चार्ज के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नीति बनाई गई है। वहीं रिसर्च में यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए DRDO ने 5 नई लैब्स बनाई हैं। उन्हें 35 साल से कम उम्र के युवा ही मैनेज भी कर रहे हैं और इनमें रिसर्च भी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजीम को उदार बनाया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में न्यू एंट्रेंस का खास तौर पर SMEs की एंट्री आसान हुई है। निजी क्षेत्र की सहूलियत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाए जा रही 600 वस्तुओं में से हमारी सरकार द्वारा 275 को नॉन कोर घोषित किया गया है। पड़ोसी दोस्त ममालिक के लिए अमन और सलामती के मौजू पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत एक ऐसे खत्ते में है जहां उसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और भारत इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत की दिफाई मैन्युफैक्चरिंग किसी मुल्क को निशाना बनाने के लिए नहीं है। हम पर इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपने हितों के अलावा मानवता को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर खुद के साथ साथ पड़ोस के अपने मित्र देशों को भी सुरक्षा देने का दायित्व है। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के लिए हर वक्त तैयार रहना हमारी जरूरत है। साथियों, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हमारी एम्बिशंस किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। ये काम भारत के का अगर इतिहास देखा जाए, भारत ने ना कभी किया है और ना ही ऐसा करने की हमारी इच्छा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को कल के लिए तैयार करने और बदलते स्ट्रेटेजिक मंजरनामों में इसके हिकमत अमली पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत तवील मुद्दती मुमकिना मंसूबे पर काम कर रहा है जो अगले 15 से 20 वर्षों में पेचीदा टेक्नोलॉजीज की शिनाख्त करेगा।
वजीर आजम ने मजमे से खिताब करने के बाद भारतीय पवेलियन का दौरा भी किया। उन्होंने डिजिटल स्क्रीन पर अपनी हथेली रखकर पवेलियन का बाकायदा इफ्तिताह किया। भारतीय पवेलियन में मुल्क की अहम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्मों ने फौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के इस्तेमाल के लिए अपनी जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात और दीगर साजो सामान की नुमाइश की है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल की जंगों में इसके मुमकिना इस्तेमाल की भी नुमाइश की गई। एक और अहम खबर पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में बड़ा ऐलान किया है। वजीर आजम ने लोकसभा में कहा कि हुकूमत की आज हुई मीटिंग में एक अहम फैसला किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक ट्रस्ट की तश्कील की गई है जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में आलीशान राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए आज़ाद होगा। वजीर आजम ने जैसे ही ऐलान किया, पार्लियामेंट हाउस जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक श्री राम की जाए पैदाइश पर अजीम शान मंदिर की तामीर और इससे मुताल्लिक दीगर मामलात के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया है। पीएम ने कहा कि कानून के तहत 67.07 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट को मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राम लला विराजमान की ज़मीन भी ट्रस्ट को मिलेगी। ये ट्रस्ट ही अजीम और शानदार मंदिर की तामीर पर फैसला करेगा। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला आने के बाद अहले वतन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया जिसकी तारीफ होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत में हर मजहब के लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों या फिर बौद्ध हों, पारसी, जैन हों, हम सब एक कुंबे के लोग हैं। मुल्क की तरक्की के इसी जज्बे के साथ हुकूमत सबका साथ, सबका विश्वास के उसूल पर चल रही है। हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, पारसी और जैन हो, हम सभी एक बृहत परिवार के ही सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध बने, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अयोध्या में आलीशान मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने के तारीखी फैसले का खैर मकदम किया और ट्वीट पर कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के आलीशान मंदिर की तामीर की सिमत में अपना अज़्म जाहिर करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का तारीखी फैसला किया है। भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा की अलामत भगवान श्री राम के मंदिर के तई वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी के अज़्म के लिए मैं उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज का दिन पूरे भारत के लिए निहायत खुशी का दिन है। ये ट्रस्ट मंदिर से मुताल्लिक़ हर फैसला करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा और 67 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की जाएगी। मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा और वो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर उनके आलीशान मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। समाजी हम आहंगी की मजबूत करने वाले ऐसे बेमिसाल फैसले के लिए मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी बोडो मुआहदे के बाद आसाम के कोकराझार में 7 फरवरी को एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में दहाइयों पुराने इस मसले को हल करने के एतराफ़ में बोडो खित्ते के अवाम उनका खैर मक़दम भी करेंगे। 27 जनवरी को दिल्ली में इस बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद NDFB के मुख्तलिफ ग्रुपों के 1600 से ज़ायद मुसल्ह कैडर ने खुद सुपुर्दगी भी की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बोडो समझौते को वज़ीर-ए-आज़म के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे की कामयाबी बताया था। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज काबीना के बड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काबीना ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी के कौमी इदारों के कवानीन से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। Has also decided to have triple ITs, remaining 5 triple ITs. We have 25 triple ITs, out of which 5 are already government and 20 are in public-private partnership, out of which 15 were given status of institutes of national importance. Today, remaining 5, namely Agartala, Raichur, Bhagalpur, Bhopal and Surat, have been also given the status of national importance, so they can now grant degrees and grant PhDs. उन्होंने बताया कि काबीना ने भारत और श्रीलंका के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू करने को भी अपनी मंजूरी दी और वुहान से भारतीय शहरियों को वापस लाने के एयर इंडिया के फैसले की सताइश की। काबीना ने महाराष्ट्र में दहानों के करीब वधावन के मुकाम पर एक बड़े बंदरगाह की तामीर को भी मंजूरी दे दी। और निर्भया के मुजरिमों को एक साथ फांसी देने की अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ मरकजी और दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मरकज ने ज़ैली अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें निर्भया के मुजरिमों की फांसी पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन सब मुजरिमों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग अलग सजाए मौत दी जाए। बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि उसे बीजेपी पर इल्जाम लगाने की आदत है, लेकिन आम आदमी पार्टी का असली रंग अब आवाम के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि शाहीन बाग में गोलीबारी आम आदमी पार्टी के कारकुन ने की थी और ये पूरा वाकया आपके वोट बैंक की सियासत का एक हिस्सा है। आम आदमी पार्टी अब बेनकाब हुई है। शाहीन बाग में जिन्होंने गोली चलाई वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। ये जानबूझकर वोट बैंक की सबसे घृणित राजनीति है। समाज में डर का माहौल तैयार करे और एक समाज के पूरे वोट हमें मिले, अपने को मिले, ये पूरा षड्यंत्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस जांच होगी और सच्चाई और भी परतें खुलेगी। आम आदमी पार्टी की आदत है कि तुरंत कहना कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन वास्तविकता है कि वो आदमी जिसने फायरिंग किया वो युवक आम आदमी पार्टी का सदस्य है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में इस बार 1,47,86,382 राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आज दिल्ली में चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने बताया कि इस बार के इंतखाब में 2,32,815 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बुजुर्गों को पोलिंग मरकज तक ले जाने और फिर घर छोड़ने की सहूलत के लिए इंतखाबी कमीशन ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। पिकअप एंड ड्रॉपिंग नाम की सहूलत की पहली आखिरी तारीख 31 जनवरी तक थी। अभी तक तकरीबन 600 बुजुर्ग शहरियों ने इसके लिए दरख्वास्त दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए काबीना सेक्रेटरी ने आला सतह की मीटिंग की। इस मीटिंग में महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी, वजारत खारजा, वजारत शहरी हवाबाजी, वजारत अदवियात और सेहत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ी महकमे के सेक्रेटरियों ने शिरकत की। दीगर अफसरान ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। वायरस को देखते हुए सफरी एडवाइजरी भी जारी की गई है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान एक तसादुम हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में सलामती दस्तों की टीम कार्रवाई में मसरूफ थी कि कार में मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी।
और आइए अब चलते हैं अपनी साथी साइमा के पास बैनुल अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, हमें काफ़ी अहम और बड़ी खबरों से आज की वाकिफ़ कराने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिजारत और मईशत की खबरों की। जहां समाजी राब्ते की साइट ट्विटर के एक नए ज़ाब्ते के मुताबिक अब गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किए गए फ़ोटो और ऑडियो वीडियो को लेबल किया जाएगा। ज़रूरत हुई तो इस मवाद को हटाया भी जा सकता है। ट्विटर के मुताबिक इसका मकसद हेर फेर करने वाले मवाद को शेयर किए जाने से रोकना है। और अब बात आलमी खबरों की। जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दौर में अमेरिका की मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है और ये कि वो सोशलिज्म को मुल्क का निज़ाम सेहत ख़राब नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा है कि फ़ौज को मजबूत बनाया है और मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जंग ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में किया। सदर ट्रंप ने कहा कि 3 साल पहले हमने अमेरिका की अज़मत की वापसी का आगाज़ किया था। आज मैं आपके सामने शानदार नताइज पेश करने के लिए मौजूद हूँ। उनके बकौल मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रोजगार में इजाफा हो रहा है, जराइम घट रहे हैं और अमेरिका तरक्की कर रहा है। सिर्फ 3 साल में हमने अमेरिका के जवाल की सोच को खत्म कर दिया। और तुर्की की फौज ने इदलिब में 54 ठिकानों पर हमले किए हैं और 76 शामी फौजियों को बेअसर कर दिया। ये कार्रवाई इदलिब में बमबारी के बदले में की गई है। बमबारी में 8 तुर्क फौजी मारे गए थे। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस ने बताए बगैर आगे बढ़ने के बाद शाम की सरकारी फौज तुर्की के निशाने पर आ गई। हालांकि तुर्की ने कहा है कि उसने रूस के साथ मिलकर फौजी सरगर्मियों को अंजाम दिया था। इसी दरमियान तुर्की ने शाम के साथ मुत्तसिल सरहद को मजबूत करने के लिए 40 ट्रकों में फौजियों का काफिला भेजा है। और जनूबी अफ्रीका की अदालत ने बदउनवानी के मामले में कई माह से पेशी से बच रहे साबिक सदर जैकब जुमा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब जुमा को मुतालिका हाई कोर्ट के सामने पेश होना होगा। वकीलों के जरिए 77 साला जुमा की खराब सेहत का हवाला दिए जाने पर अदालत ने 6 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने 1990 के करीब फ्रांसीसी तेल कंपनी थेलेस से दिफाई असला खरीदने के दौरान तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी के मामले में समाअत होनी थी। और पोलैंड के सदर ने एक ऐसे कानूनी इल्तजामात पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद सरकारी अदालती इस्लाहात पर सवाल करने वाले जजों को दायरे में रखना है। पोलैंड के हुकूक इंसानी कमीशन और इस पे इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने सदर के इस कदम की फौरन तनकीद करते हुए कहा है कि इस अदालती आज़ादी पर बुरा असर पड़ेगा। और अब नजर डाल लेते हैं खेल के मैदान पर। जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने 338 रन का हदफ रखा था, जिसे न्यूजीलैंड ने 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और भारत ने अंडर 19 आलमी कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी मर्तबा खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 173 रन के हदफ को टीम इंडिया ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 35.2 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की जीत में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए नॉट आउट सेंचुरी इनिंग्स खेली। उन्होंने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए टीम को जीत दिलाई और 105 रन बनाए। अब कुछ और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी साथी रेशमा के पास। बहुत शुक्रिया साइमा, हम तक ये अहम खबरें पहुंचाने के लिए। और कुछ और दिलचस्प खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको दिखाते हैं डिफेंस एक्सपो की कुछ शानदार झलक और जहाजों के करतब। As the sky opens up to rescue and relieve the naval flag. हर हाल में पाना है। 4
known as Rudra, and low maintenance cost and better fuel efficiency. The formation is being led by Group Captain Abhishek Shukla. And next is the heavy lift twin rotor chopper, the mighty Chinook. Manufactured, it's captained by Group Captain Siddharth Rawat. Formation of light utility helicopter and light combat helicopter. अपना ध्यान गेट नंबर 2, 3 और 4 की तरफ ले जाएं, जहां कार्रवाई तकरीबन 20 मिनट में होती है, जो कि आज को सफेद टेप से दर्शाया गया है। इस पर गेट नंबर 5 से आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जो कि गेट नंबर 5 किए जाते हैं। कमांडर अभी ब्रिज लेइंग टैंक को ब्रिजिंग के हुक्म देंगे। अब मैं आपका ध्यान सफेद लाइन पर ले चलता है। 18 मीटर के वाटर ऑब्स्टेकल को ब्रिज लेइंग टैंक से दर्शाए गए इलाके में 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज विकसित है। बीएलटी के बाएं लाल रंग के धुएं से दर्शाया गया है 46 मीटर लंबे मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम। स्पेशल फोर्सेस में यह काबिलियत है कि दुश्मन जाबाज कमांडोज की अग्रिम टोली, जिसे पाक ने अगले दस्तों को ऑल क्लियर सिग्नल दे दिया है। दुश्मन पर लगातार गोलाबारी चल रही है। अब अपना प्रयोग करके बाकी के स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के बजे में अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन में वाकई मुगल गार्डन, जो आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। आपको दिखाते हैं कि मुगल गार्डन की झलकियां कैसी हैं। आप इनका लुत्फ उठाएं और हमें यही इजाजत दें। आदाब।